हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने आपको मोल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे दी। मोल क्या होता है, मोल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, कि मोल को हम पार्टिकल के रूप में लिख सकते हैं, मोल को मास के रूप में लिख सकते हैं, मोल को हम वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। ये बात मैंने की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपने पास ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है। और इसके अलावा आपको मोल का एक चक्र बताया गया था, उसके द्वारा आप मोल का कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा हम जो पिछले वाले लेक्चर में बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे डेंसिटी के बारे में। हमने कहा कि घनत्व दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक घनत्व और एक आपेक्षिक घनत्व। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ठोस के लिए और द्रव के लिए वास्तविक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व अलग होगा और गैसों के लिए अलग होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि वास्तविक घनत्व ठोस और द्रव के लिए क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, और गैस वो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, जिसकी आपको निकालनी है, और जल का घनत्व। और आपसे कहा गया था कि वास्तविक घनत्व की इकाई होती है जबकि आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। फिर हमने गैसों के लिए घनत्व निकाला था, वास्तविक घनत्व, वो अपने पास आया था PM/RT। और जबकि हमने जो आपेक्षिक घनत्व निकाला था वो आया था मोलर मास डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये बात मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका। और इस मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस एक्सरसाइज को सोल्व करने की भाई कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो मैंने आपसे कहा है कि आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो भाई, लेकिन सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। मैंने अभी जो एक्सरसाइज बनाई है बिल्कुल बेसिक लेवल की बनाई है। मैं ये चाहता हूं कि आपकी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो पकड़ है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आगे जो 3 चैप्टर आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ मैटर, यानी ऊष्मागतिकी, पदार्थ की अवस्थाएं और साम्य अवस्था, इनमें हमको इस मोल कॉन्सेप्ट की काफी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे आपको लग भी रहा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसे सीखने की कोशिश करें तो बस कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है भाई मोल कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? तो बिना बात किए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो जानकारी दे चुका वो मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक जानकारी थी भाई। यानी अब आप सोचो कि हमने अभी तक तो पढ़ा है वो बस मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का हम इस केमिस्ट्री में किस प्रकार उपयोग करेंगे। यानी जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट को किस प्रकार लगाएंगे और किस प्रकार मोल कॉन्सेप्ट को लगाकर हम उनका क्या करेंगे भाई, आंसर करेंगे। तो सुनो, आज की जो हेडिंग अपने पास है वो अपने पास हेडिंग है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई रस समीकरण मिति। हिंदी में क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं भाई, रस समीकरण मिति। क्योंकि हम जो मोल का आज एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, हम जो मोल का आज उपयोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हमको इसकी काफी आवश्यकता होगी। और वो क्या कहलाती है, रस समीकरण मिति। टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कि सर रस समीकरण मिति क्या है, सब जानते हैं और सबने इसको पढ़ा भी है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाऊंगा ना भाई मैं यहां। तो हमको जो आज मोल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सीखना है मोल का एप्लीकेशन। और उसमें सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, रस समीकरण मिति की। किसकी बात करेंगे, रस समीकरण मिति, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टाइकियोमेट्री। देखो भाई स्टाइकियोमेट्री होती क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर आपने जो स्टाइकियोमेट्री की जो बात की है वो है क्या, ये है क्या जो मोल कॉन्सेप्ट में हमारे लिए यूजफुल होगी। यानी ये ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मोल कॉन्सेप्ट में हमारी मदद करेगा। तो मैं कहूंगा ये टॉपिक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रस समीकरण मिति होती है वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। किसकी होती है भाई, रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की पूरी बात को ध्यान से देखना। अगर आप टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी ले पाते हो तो आपको टॉपिक को सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है भाई। इसलिए मेरा जो जोर है वो रटाने पे कम, समझाने पर ज्यादा है। तो मैं कहूंगा जो समीकरण मिति होती है वो किसकी होती है भाई, रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बात करूं तो मैं कह सकता हूं ये अपने पास होती है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो अपने पास जो रस समीकरण मिति है वो किसकी है भाई, रासायनिक अभिक्रिया की। अब मैं बताता हूं रस समीकरण मिति होती क्या है। जब भी आप कोई अभिक्रिया लिखती हो, ध्यान से सुनना, मेरे एक एक वर्डों को आप ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई अभिक्रिया लिखती हो तो मान लो, जैसे मान लो आपने अभिक्रिया लिखी है, आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, हैबर प्रक्रम कहलाता है अमोनिया बनाने का। N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3 गैस। ये भी गैस है और ये भी क्या है अपने पास, गैस। नाइट्रोजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, और अमोनिया में अपने पास गैस होती है। आप क्या करते हो,
जब भी इस इक्वेशन को लिखते हो तो क्या करते हो, N2 को तो आप 1 मोल लेते हो, हाइड्रोजन कितने मोल लेते हो आप 3, और NH3 कितने मोल लेते हो आप 2, और कहते हो कि ये पूरी जो अभिक्रिया है वो संतुलित हो गई। क्या हो गई? संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हो आप इसको? कि ये सर जो अभिक्रिया है वो संतुलित हो गई। इसे आप बोलते हो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। मैं कहूंगा इसे इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही तो होगा कि ये अपने पास क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब आपके पास पहले अभिक्रिया क्या थी, N2 प्लस H2 इजकल टू NH3। अब आपने क्या किया, जब इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना पड़ा तो आपने यहां पर तो लगा दिया 3 मोल और यहां पे लगा दिया आपने 2 मोल, या आप आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हो, पता आपको इस चीज के बारे में। तो आपने जो ये लगाए हैं कि 3 मोल या 2 मोल जो लगाए हैं, इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति। इसे बोलते हैं हम रस समीकरण मिति स्थिरांक, यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे। यानी आपने जिस अभिक्रिया को संतुलित किया है और संतुलित करने में आपने जिन मोलों की आवश्यकता की है या जिन मोलों को आपने लगाया है उनको बोलते हैं रस समीकरण मिति स्थिरांक। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति स्थिरांक। और ये जो पूरी अभिक्रिया है, ये जो पूरी अभिक्रिया है, ये कहलाएगी इस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। क्या कहलाएगी? रस समीकरण मिति। मैं ये कहना चाहता हूं एक लाइन में कि आप जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो, आप जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो, उसमें जो इधर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रियाकारक। पता आपको इस चीज के बारे में? इसको बोलते हैं क्रियाकारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब आपने जो अभिक्रिया लिखी है उसमें क्रियाकारक और उत्पाद को संतुलित करने के लिए जो आप ये स्थिरांक काम लेते हो, इनको बोलते हैं रस समीकरण स्थिरांक। और ये जो पूरी अभिक्रिया है वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। क्या कहलाएगी? रस समीकरण मिति। कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित कर दी जाती है और उसमें जो स्थिरांकों का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं उसका रस समीकरण मिति स्थिरांक। और रस समीकरण मिति स्थिरांक का उपयोग करने के बाद पूरी रासायनिक अभिक्रिया आपके पास क्या होती है? संतुलित। उस संतुलित अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। बात क्लियर है कि रस समीकरण मिति क्या है? रस समीकरण मिति कहने का मतलब यह है जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे अगर वो संतुलित है, पूरी बात को ध्यान समझना, जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे अगर वो पूरी तरह संतुलित है तो समझ जाना उसकी रस समीकरण मिति क्या है? कंप्लीट है। अगर संतुलित है तो, बात सुना ध्यान से, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको दी जा रही है और उसे आपने बैलेंस कर दिया, बैलेंस किसके द्वारा करोगे? रस समीकरण मिति स्थिरांक के द्वारा। बताऊंगा किस प्रकार बैलेंस किया जाता है, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भी समझो कि रस समीकरण मिति क्या है। रस समीकरण मिति का एक लाइन में ये मतलब है कि जो आपको क्रियाकारक और जो उत्पाद दिए गए हैं उनको आपस में संतुलित करने का जो तरीका है उस तरीके को बोलते हैं हम रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं? उस तरीके को बोलते हैं हम उस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। और रस समीकरण मिति में जिन स्थिरांकों का आप उपयोग करते हो उसे बोलते हैं उसका रस समीकरण मिति स्थिरांक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात क्लियर है? एक लाइन में क्या परिभाषा होगी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद को हम संतुलित करते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है उस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। और अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम जिन स्थिरांकों का उपयोग करते हैं या हमें जिन स्थिरांकों की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति स्थिरांक। क्या बोलते हैं उसे? हम उस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति स्थिरांक। यानी हमको यहां पर जो उपयोग, मतलब यहां पर हमको जो आवश्यकता पड़ेगी वो आवश्यकता पड़ेगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की। होता क्या है देखो, अब आप कहोगे सर कोई बात नहीं, हमने रस समीकरण मिति के बारे में सीख लिया कि आपने कोई इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया, मतलब आपने कोई रासायनिक अभिक्रिया दी, उस रासायनिक अभिक्रिया को हमने संतुलित कर दिया, चाहे हमने कैसे भी संतुलित किया हो कि सर हमने उसको संतुलित कर दिया। और संतुलित करने के बाद जो अभिक्रिया कहलाई वो अभिक्रिया की हो गई सर रस समीकरण मिति। सर आप ये तो बताओ कि इस रस समीकरण मिति का हमारे मोल कॉन्सेप्ट में क्या उपयोग है? भाई हम किसके लिए पढ़ रहे हैं इसको? मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में रस समीकरण मिति का उपयोग है क्या? ये मोल कॉन्सेप्ट में अपना कौन सा रोल प्ले करने वाला है, यानी इसकी उपयोगिता मोल कॉन्सेप्ट में कैसे होने वाली है? तो सुनो ध्यान से, आपको क्या किया जाएगा, यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि रस समीकरण मिति होती क्या। मैं कहूं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब आप क्रियाकारक उत्पाद की मात्रा को, वापस सुन लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
जब आप क्रियाकारक और उत्पाद की मात्रा को यानी मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा को बैलेंस कर देते हो तो कहलाती है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। और इसके लिए जो आप स्थिरांकों का उपयोग करते हो उसे बोलते हैं अभिक्रिया का रस समीकरण मिति स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात क्लियर है? हाँ भाई, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको मोल कॉन्सेप्ट में इस स्टाइकियोमेट्री की आवश्यकता कैसे पड़ेगी या ये किस प्रकार यूजफुल होगी। तो क्या किया जाएगा एग्जाम में आपको, तो एग्जाम में क्या किया जाएगा, आपको कोई भी अभिक्रिया लिख दी जाएगी। जैसे मान लो लिख देगा N2, ऐसे मान लो आप, तो इसको छोड़ दो, मान लो आपको लिख दिया A is plus 2B, क्या लिख देगा A, एनीथिंग कोई सा भी हो सकता है, A plus 2B इक्वल टू 3C लिख दिया कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है A plus 2B मिलकर बनाती है 3C। पूछेगा अगर मान लो इसके अगर आपको 10 मोल दिए जाए तो इसके कितने मोल बनेंगे, अगर इसके आपको 20 मोल दिए जाए तो इसके कितने मिलेंगे। सुना क्वेश्चन को ध्यान से, अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक एक टॉपिक विद डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूं कि रस समीकरण मिति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ेगी। मान लो आपको कहा दिया जाएगा कि इसके जो है 20 मोल दिए गए हैं आपको ए के, तो बताओ सी के कितने मोल बनेंगे। आपसे कह देगा इसके आपको 20 मोल दिए गए हैं, तो बताओ सी के कितने अवयवीकरण होंगे। इससे कह देगा कि इसके मान लो आपको 20 मोल दिए गए हैं, तो बताओ इसका आयतन कितना होगा। यानी अलग अलग तरीके से इसका आयतन दे दिया जाएगा, इसका आयतन पूछा जाएगा। मतलब मोल कॉन्सेप्ट में आपको रस समीकरण मिति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया, सोचो अगर मान लो आप ऐसे कर लो N2 plus H2 इक्वल टू मान लिया आपने लिख दिया NH3 गैस, और आपको इस अभिक्रिया को संतुलित करना नहीं आता। एक टाइम में आप सोच लो कि आपको इस अभिक्रिया को संतुलित करना नहीं आता है, और मान लो आपसे कहा गया कि हाइड्रोजन के जो है आपको 5 मोल दिए गए हैं, तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। अब आप क्या सोचोगे, अगर आपको अभिक्रिया को संतुलित करना नहीं आता तो आप तो हाइड्रोजन को एक ही मानोगे ना, आप कहोगे सर एक से एक बन रहा है, जबकि आपको पता है इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कितने मोल काम आते हैं, 3। तो बताओ आपका जो आंसर आएगा, बताओ गलत आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं है ना, आपको तो इस अभिक्रिया को संतुलित करना आता ही नहीं है। तो आप तो ये समझोगे कि सर यहां पर हाइड्रोजन का 1 मोल है और 1 से 1 बन रहा है, तो 5 से 5 बनेंगे, आप तो ये सोचोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस अमोनिया के निर्माण में यहां पर हाइड्रोजन कितने मोल काम आते हैं, 3। अब सोचो 3 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 1/3, और 5 से कितना बनेगा, जोड़ना गुणा करना तो आपको आता ही है। तो मतलब हमको अभिक्रिया में रस समीकरण मिति की क्या पड़ने वाली है भाई, आवश्यकता। और इनके आगे जो लगाया जाता है उनको बोलते हैं रस समीकरण मिति स्थिरांक। क्या बोलते हैं उसको हम, रस समीकरण मिति स्थिरांक। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, क्या बोलते हैं हम, रस समीकरण मिति स्थिरांक। कहने का मतलब ये है कि आपको जो एग्जाम में है कोई अभिक्रिया दी जाएगी, अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में अभिक्रिया दी जाएगी वो लिखी हुई दी जाएगी पूरी, ठीक है। और जितनी भी अभिक्रियाएं आपकी एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको एक सीट बना दूंगा, उस पर लिख के दे दूंगा भाई कि ये अभिक्रिया आपके मोल कॉन्सेप्ट में उपयोग में आने वाली है, तो आपको फिर कोई समस्या होने वाली है नहीं। बात क्लियर है? आपके लिए ज्यादातर मैं ये करूंगा कि जितनी भी अभिक्रियाएं मोल कॉन्सेप्ट में पूछी जाती है वो मैं आपको सब डिस्कस कर दूं, ताकि जब भी आप कभी पढ़ो तो ये लगना नहीं चाहिए सर ये अभिक्रिया तो हमने पढ़ी नहीं, इस अभिक्रिया को तो हमको संतुलित करना आता ही नहीं। तो वो आप टेंशन ना लो, अभी तो आप ये समझो कि हमको रस समीकरण मिति की मोल कॉन्सेप्ट में आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अगर मान लो अगर आपको रस समीकरण मिति का बारे पता नहीं है तो मैं कहूंगा आप जो आंसर लेके आओगे वो आंसर क्या होगा भाई, गलत। इसलिए हमको मोल अवधारणा में किसकी आवश्यकता पड़ गई, रस समीकरण मिति। किसकी आवश्यकता पड़ गई, रस समीकरण मिति की। बात क्लियर है? तो रस समीकरण मिति की आवश्यकता मोल कॉन्सेप्ट में क्यों पड़ती है, आपको पता लग गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाकारक और उत्पाद की मात्रा को जब आप किसी भी स्थिरांक द्वारा संतुलित कर देते हो तो वो कहलाती है उस संतुलित अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। और जिन स्थिरांकों के द्वारा आप अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हो वो कहलाएंगे उसके रस समीकरण मितीय स्थिरांक। क्या कहलाएंगे वो, उसके रस समीकरण मितीय स्थिरांक। बात क्लियर है? अब सुनो कि हमको जब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तरीका सी लेना ध्यान से, हमको जब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा यानी हमको जब मोल के एप्लीकेशन दिए जाएंगे तो हमको करना क्या है, पहला काम क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप लिखोगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखोगे सबसे पहले, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। पहला काम क्या होगा आपको जो भी अभिक्रिया दी गई है उसको आप क्या कर दोगे, संतुलित। और मैं कह रहा हूं आपको ये करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में दी जाएगी। और अगर नहीं भी देता है तो मैं जो आपके साथ अभिक्रिया लिखूंगा वे अभिक्रिया आप याद कर लेना, क्योंकि ये संतुलित करने का जो मेथड है वो आएगा जब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, तो वहां पर अभिक्रिया को संतुलित करने के तरीके आते हैं।
वो डिस्कस कर लेंगे वहां पर। तो पहला काम क्या होगा, आप करोगे अभिक्रिया को संतुलित। दूसरा काम क्या होगा, जो भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी उसमें इधर तो क्रियाकारक होगा, उधर उत्पाद होगा, तो आपको क्रियाकारक उत्पाद के मोल पूरे लिख देने। क्या लिखने उसके मोल। अगर मान लो वेट दिया जाए तो भी मोल निकाल सकते हो आप, अगर आपको पार्टिकल दिए जाए तो भी आप मोल निकाल सकते हो। यानी जो भी नॉलेज आप जानते हो उस अभिक्रिया के बारे में वो आपको सब लिख देनी है। और लास्ट में क्या करोगे आप, लास्ट में अप्लाई करोगे भाई यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगाओगे, यूनिटरी मेथड। इसको बोलते हैं हिंदी में एकात्मक विधि। ये विधि क्या होती है मैं आपके साथ हर क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा भाई। एकात्मक विधि क्या है, कहने का मतलब ये है जब भी मोल का आप केमिस्ट्री में उपयोग करोगे तो आपको 3 काम करने हैं। पहले तो आप लगाओगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो एग्जांपल पढ़े हैं उसमें मैंने अभिक्रिया वाली चर्चा करी नहीं। अगर आपको अभिक्रिया देकर अगर आपसे मोल पूछे जा रहे हैं तो पहला काम क्या होगा, आप क्या करोगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे। उसके बाद क्या लिख दोगे, उसके मोल, वेट, मोलर मास, जो भी आप जानते हो सब लिख दो। उसके बाद क्या लगाओगे आप, यूनिटरी मेथड। और अगर आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए इसका मतलब आपने मोल कॉन्सेप्ट का काम क्या कर लिया, तैयार। अब किस प्रकार तैयार होगा वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। पहला काम क्या होगा, ये कब काम आएंगे, ये मेथड कब काम आएंगे, जब आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया देकर उसके मोल पूछे जाएंगे। भाई अभिक्रिया दी नहीं, हमसे कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, हमको दिया गया है वेट, मोलर मास हमको पता है कितना होता है, 8 ग्राम तो हमको वेट दिया गया है, मोलर मास कितना होता है, 1 का 16, 2 का 32, कह देंगे कितने मोल होंगे, A/4 मोल ये होंगे, इतने तो होंगे। ये इसको कह सकते हो आप 0.25 मोल। हमको यहां तो कोई अभिक्रिया नहीं दी गई थी ना, लेकिन मान लो आपको अभिक्रिया दे दिए कि N2 + 3H2 = 2NH3। अगर आपको N2 के 1 मोल दिए गए, ऐसे कह देगा अगर आपको नाइट्रोजन के 5 मोल दिए जाएं तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। कह देगा अगर आपको हाइड्रोजन के 10 मोल दिए जाएं तो पूछ लेगा बताओ अमोनिया कितने मोल बनेंगे। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी और फिर क्या पूछे जाएंगे, उसके मोल, पार्टिकल, वॉल्यूम जो भी है सब पूछ लिए जाएंगे। तो कर लेंगे हम तरीके से, उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन क्वेश्चनों में और इन क्वेश्चनों में अंतर क्या होगा। यहां पर तो आपको सीधी वैल्यू दी जाएगी तो आप फॉर्मूले पुट कर देना और आंसर निकाल लेना, और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी। तो पहला काम क्या होगा, उसे आप कर लोगे संतुलित। दूसरा काम क्या होगा, जो पूछा जा रहा है उसके बारे में लिख लोगे। तीसरा काम क्या होगा, आप लगाओगे वहां पे यूनिटरी मेथड, यानी आप लगाओगे वहां पे एकात्मक विधि। और ये विधि क्या है अभी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। ये तरीका होता है। और रस समीकरण मिति की हमको मोल कॉन्सेप्ट में आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिना रस समीकरण मिति हम मोल के जो क्वेश्चन है उनको सही तरीके से हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा भाई, गलत आएगा। बात क्लियर है। अब मैं स्टार्ट करता हूं मोल का एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, कि मोल का हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार उपयोग होता है और उसके क्वेश्चन हम किस प्रकार हल करेंगे। तो हेडिंग डाल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा का उपयोग। टॉपिक क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा का उपयोग। और ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोचो हमको केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं तो पढ़नी पड़ती है। अगर हमको केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ती है तो हमको अभिक्रियाओं का मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और अभिक्रियाओं का मोल कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे हम, स्टाइकियोमेट्री से, यानी बिना रस समीकरण मिति आप मोल कॉन्सेप्ट को अभिक्रियाओं के ऊपर लगा ही नहीं सकते। बात क्लियर है। इसमें जो पहली बात करने वाला हूं, पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भाई मोल मोल रिलेशन। क्या करेंगे, मोल मोल रिलेशन। यानी पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, मोल डैश मोल संबंध। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये कौन सा संबंध आ गया, मोल मोल संबंध। तो 1 मिनट माइक से कर लेता हूं। हाँ भाई, तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये मोल मोल संबंध क्या आ गया। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक के तो मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे अभिक्रिया देकर। क्या देकर, अभिक्रिया। क्योंकि मैंने कहा है अगर आप एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हो मोल कॉन्सेप्ट का तो आपको रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी, और जब भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी आप किसका उपयोग करोगे, रस समीकरण मिति का। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आपको रस समीकरण मिति लगाने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो भी आपको अभिक्रिया दी जाएगी उसको मैं खुद ही संतुलित करके दूंगा, क्योंकि अभी तक आपने संतुलित करने के नियम नहीं पढ़े। जब आपको नियम पढ़ा दिए जाएंगे फिर तो आपको अभिक्रिया को संतुलित करना तो ऐसे ही आ जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें क्या किया जाएगा, एक आपको सुना बात ध्यान से, इसमें होगा क्या, इसमें आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी। मान लो कि वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित मान लो, जबकि आपको संतुलित करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको संतुलित करके दे दूंगा कि आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी, उसको आप पहले क्या करोगे, मैं संतुलित करोगे, कर दिया संतुलित। फिर क्या करेगा वो, आपको एक के मोल देगा और दूसरे के मोल पूछेगा। क्या करेगा वो, आपको एक के मोल दे दिए जाएंगे, किसके कितने मोल है तो बताओ उसके कितने बनेंगे। एक के मोल दे दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे, मतलब मोल का संबंध किससे पूछा जाएगा, मोल से। बात क्लियर है? आपको एक के मोल दे दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। मान लो जिसके मोल पूछे जा रहे हैं, जिसके मोल पूछे जा रहे हैं उसको पहला काम क्या होगा, अगर वो मोल में है तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पहले ही मोल में है तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो उसका आपको ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया गया है आपको, उसका वेट, तो वेट का क्या बना लोगे आप, मोल, क्योंकि आपको एक के मोल दिए जा रहे हैं और दूसरे का क्या पूछा जा रहा है आपसे, मोल। जिसके मोल आपसे पूछे जा रहे हैं उसको पहला काम होगा आपको मोल में चेंज करना। अगर वो पहले ही मोल में है तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो उसका आपको वेट दिया गया है तो वेट से मोल कैसे बनाओगे, उसका क्या ले लोगे, मोलर मास डिवाइड कर दोगे, बताओ मोल आएगा नहीं आएगा। बात तो समझना ध्यान से, बिल्कुल एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान समझना, क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। इसमें क्या किया जाएगा, एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके मोल पूछे जा रहे हैं अगर उसका मोल पहले ही आपको दिया हुआ है तो हमको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमको मोल नहीं दिए गए, हमको उसका दे दिया वेट, तो वेट में क्या कर दोगे आप, मोलर मास का भाग दे दोगे, बताओ मोल आएंगे नहीं आएंगे। मान लो हमको वेट नहीं दिया, हमको तो वेट भी नहीं दिया, हमको तो आयतन दे दिया मिलीलीटर में। क्या दे दिया भाई, हमको तो दे दिया गया आयतन। अगर आयतन दे दिया है और मोल निकालना है तो किसका भाग दे देंगे हम, 22.4 का, बताओ मोल आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो जिसके मोल आपसे पूछे जा रहे हैं उसके आपको मोल दिए ही नहीं, उसका आपको दे दिया गया आयतन, तो आयतन किसका भाग दे दोगे, 22.4 का, बताओ मोल आएगा नहीं आएगा। मान लो आपको तो आयतन नहीं दिया गया, आपको तो अवयवी कण दे दिए गए। क्या दे दिए गए, अवयवी कण। तो आप जानते हो अवयवी कण में अगर मैं आओगा तो संख्या का भाग दे दूं, बताओ मोल आएंगे नहीं आएंगे, बताओ मोल का उपयोग हो रहा ही नहीं हो रहा। मतलब अगर आपको जिसके मोल निकालने हैं अगर उसके मोल ना दिए जाए, अगर वेट दे दिया जाए तो मोलर मास का भाग दे देना और मोल में चेंज कर देना। अगर आयतन दे दिया जाए तो 22.4 का भाग दे देना और मोल में चेंज कर देना। अगर अवयवीकरण दे दी जाए तो अवगाद्रों का संख्या का भाग दे देना और किस में चेंज कर देना भाई, मोल में। क्योंकि हमको मोल देकर क्या पूछ रहा है, मोल। अगर मोल देकर मोल पूछ रहा है तो जिसके मोल पूछ रहा है उसको पहला काम होगा आप किस में चेंज कर लोगे भाई, मोल में। बात क्लियर है, क्लियर है। और ये फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का चक्र बताया था। अब मैं एग्जांपल के द्वारा इसको समझाता हूं भाई, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखो मान लो कोई अभिक्रिया है, जैसे मान लो अपन ले ली 3x इक्वल टू 11y। कोई अभिक्रिया एनीथिंग, कोई सी भी ले लेते हैं, अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी की है, कोई बैलेंस नहीं है, अपनी मर्जी से ले लिया अपन कि कोई अभिक्रिया है जिसमें 3x से 11y बनता है। 3x से क्या बनता है भाई, 11y। ठीक है, आपसे कहेगा ये जो 3 दिया हुआ है ये मोल ही तो है, इसको बोलते हैं रस समीकरण में तीसरा, यानी इसके 3 मोल से इसके 11 मोल बन रहे हैं भाई। जो आगे वाली इकाई होती है इसको बोलते हैं रस समीकरण में तीसरा, और वो दिखाती है मोल को। किसको दिखाती है, मोल को। अगर वेट होता तो लिखता ना भाई 11 ग्राम 3 ग्राम जो भी है, तो इसके 3 मोल से इसके कितने बढ़ रहे हैं भाई, 11। अब जो क्वेश्चन क्या लिखा उसने क्वेश्चन लिखा कि एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है, कह देगा ये रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है, तो बताओ अगर मैं x के 5 मोल लूं, 5 मोल x से y के कितने मोल बनेंगे। क्वेश्चन क्या लिख देगा, कितने मोल बनेंगे। यानी आपको ये रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, दे दी गई रासायनिक अभिक्रिया, आपसे कहा गया अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊपर दी गई है आपको, तो अगर मैं x के 5 मोल ले लूं तो y के कितने मोल बनेंगे। यानी एक के आपको 5 मोल, यानी एक के आपको मोल दिए गए हैं और दूसरे के क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, मोल। तो कौन सा संबंध लगा दोगे आप, मोल मोल संबंध। कौन सा लगा दोगे भाई, मोल मोल संबंध। यानी मोल मोल संबंध में क्या होगा, एक के आपको मोल दिए जाएंगे और दूसरे के आपसे क्या पूछे जाएंगे भाई, मोल। तो उसने लिख दिया कि ये रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है, अगर मैं x के 5 मोल लूं तो बताओ y के कितने मोल बनेंगे। क्या बनेंगे, y के कितने मोल बनेंगे। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है, मैं कह रहा हूं कि मान लो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई, संतुलित। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है तो अपने पास अभिक्रिया यही है, 3x से कितने बन रहे हैं, 11y।
अगर 3 से 11 बन रहे हैं तो बताओ 1 से कितना बनेगा, 11/3। जानते हो आप इस चीज को। अब भाई इसके 3 से इसका 11 बन रहा है तो इसके 1 से कितना बनेगा, 11 में 3 का भाग दे दोगे। ये तो करोगे कि इसके भाई 3 मोल से इसके 11 मोल बनते हैं। तो अगर इसका आपको 1 मोल लोगे तो बताओ 11 में 3 का भाग लगेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 से 11 बनते तो 1 से 11/3। और कितने मोल दिए गए आपको, 5। तो 5 से कितने बनेंगे, 11/3 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 5। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। ये लो सिंपल क्वेश्चन था। और क्या था इसमें, उसने कहा अगर एक राशन विक्रिया आपको दे दी गई है, अगर एक राशन विक्रिया आपको दे दी गई है और आपसे कहा गया, ये लिख दी राशन विक्रिया, कहा कि अगर मैं x के 5 मोल लूं तो बताओ y के कितने मोल बनेंगे। हमको दिख रहा है 3 से बढ़ रहे हैं 11, 3 से बढ़ रहे हैं 11, तो 1 से कितने बढ़ेगा, 11/3। तो 5 से कितने बढ़ेंगे, 11/3 × 5। ये जो आप तरीका यूज ले रहे हो, इस तरीके को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। ये जो तरीका है इस तरीके को बोलते हैं हम एकात्मक विधि। क्या बोलते हैं इसे हम, एकात्मक विधि। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को आप, इसे क्या बोलते हैं हम, एकात्मक विधि। मतलब क्या हुआ, आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा तरीका, क्लियर है बात, कि इसके 3 से कितने बन रहे हैं, इसके 11, 1 से कितने बनेगा, 11/3। और जितने मोल दिए जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे। मान लो कहता कि मान लो अगर 7 मोल x के दिए जाए तो कितने बनेंगे, हम जानते हैं 3 से 11 बनेगी, तो 1 से 11/3, तो 7 से कितना बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना भाई। कोई डाउट है क्या, यानी एक के आपको मोल दिए जाएंगे और दूसरे के आपको मोल पूछ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है कि, जैसे मान लो ऐसे करता, ऐसे कर देता, एक रिएक्शन है a + 2b बन रहा है 3c। पता है, कहेगा अगर b के, क्या कहेगा आपसे, एक मिनट, कह देगा अगर मान लो, कह देगा अगर मान लो b के, अगर b के 5 मोल दिए जाए तो बताओ c के कितने मोल बनेंगे। कितने मोल दे दिए, b के 5 मोल। अभी क्या लिख दी, ये अभी क्या लिख दी, और कहा अगर b के 5 मोल दिए जाए तो बताओ c के कितने मोल बनेंगे। तो एक ही तो बात ही नहीं की ना, जिसकी बात नहीं की उसको हम छोड़ देंगे, किसी बात कर रहा है b की और c की। अब देखो b की c को लिख दो, 2b से कितना बन रहा है, 3c। भाई उसने b की तो बात की है, b की दे के c का पूछ रहा है, तो a से तुमको लेना देना ही नहीं है ना। देखो आप 2b से बन रहा है 3c, यानी 2b से 3c बन रहा है, तो 1b से कितना बनेगा, 3/2। भाई 2b से 3c बन रहे हैं तो 1 से कितना बनेगा, 3/2। और कितने दिए, 5, तो 5 से कितना बनेगा, 3/2 × निकाल लो। बताओ एक का मोल देके दूसरे मोल पूछेगी, नहीं पूछे। बात के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो टॉपिक समझाया गया है मोल मोल संबंध, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर फिर हमको क्वेश्चन भी तो करने हैं, अभी तो हमको काफी देर से पढ़ने। अभी तो हमने मोल मोल संबंध पूछा है, पढ़ा है, फिर हम मोल अभिविकरण संबंध देखेंगे, मोल वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम मास देखेंगे कि एक का वॉल्यूम देके दूसरा मुझे क्या करोगे आप। आज के लिए धन्यवाद, बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में।